चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। हम लोगों का डिमांड और सप्लाई एडीएएस चल रहा था। एडीएएस का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हम लोग यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को पढ़ना था केन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। आप लोगों को 3 साइकोलॉजी हमेशा याद रखनी है कि एक तो व्यक्ति मिनिमम कंजम्पशन तो करेगा ही करेगा, चाहे उसके पास इनकम नहीं हो। दूसरी उसकी साइकोलॉजी होती है कि भैया इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ाएगा। तीसरा इनकम राइजेस इज ग्रेटर प्रोपोर्शन। तीसरा मैंने आपको बताया था कि इनकम बढ़ जाए तो इनकम का प्रोपोर्शन जिस रेशियो में बढ़ेगा उस रेशियो में कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद हमारे घर में सभी चीज़ें आ जाती हैं और हम कंजम्पशन करना स्टॉप कर देते हैं। तो ये 3 साइकोलॉजी आपको दिमाग में रखनी है। अब कंजम्पशन और कंजम्पशन फंक्शन से हमको कंफ्यूज नहीं होना है। कंजम्पशन रेफर्स टू अमाउंट ऑफ इनकम विच इज स्पेंड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 100 रुपये कमाते हैं, 40 रुपये लगा दिए तो हमारा कंजम्पशन है। ऑन द अदर हैंड कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू स्केड्यूल। एक स्केड्यूल है प्रॉपर जो शो करता है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम कितना कितना है। मतलब इस इनकम पर कितना कंजम्पशन, इस इनकम पर कितना कंजम्पशन, ऐसा। अगर 100 रुपये पे 40 रुपये है, 200 रुपये पे 50 रुपये है, तो ये जो स्केड्यूल है वो कंजम्पशन फंक्शन है। और कंजम्पशन मतलब एक पर्टिकुलर कि 100 रुपये कमाए, 40 रुपये खर्च कर दिए, हमारा वो कंजम्पशन हो गया। और कंजम्पशन का शेड्यूल अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पर बना दिया तो वो कंजम्पशन फंक्शन हो गया। और कंजम्पशन फंक्शन अभी हमने पढ़ा कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप होती है बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, है ना, ये हमने अभी अभी पढ़ा। और ये एक तरीके की विलिंगनेस और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी और एमपीएस। देखो इसको इस तरीके से समझना, एपीएस रटना नहीं है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बताओ व्यक्ति कब कंज्यूम करेगा, बताओ जब उसके पास इनकम होगी। तो इनकम पर डिपेंड कर रहा है भाई साहब, इसलिए इनकम नीचे और कंजम्पशन ऊपर है। इनकम पर डिपेंड कर रहा है, जिस पे डिपेंड करता है ना वो चीज़ नीचे होती है। तो कंजम्पशन इज डिपेंड ऑन इनकम, सी अपॉन वाई, एपीसी बन गया हमारा एवरेज। अगर एमपीसी की बात करें तो इनका चेंज ले लो। समझ में आ रही बात? चलो पहले इसको ही निकाल लो, इनकम कंजम्पशन सी अपॉन वाई कर लेना, ये हमारा निकल जाएगा। ग्राफ कैसे प्लॉट करना है मैडम ये बता दीजिए प्लीज। देखो एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, सी हमेशा 0 से शुरू नहीं होता है, आपने सी निकाल लिया। इनकम और कंजम्पशन के हिसाब से आपको सी और वाई की रिलेशनशिप बतानी है। और आपको ये याद रखना है कि आप एक पॉइंट ले लो यहाँ पर y1, एक पॉइंट यहाँ पर रफली ड्रॉप कर लो n, और इन दोनों को ए से ऐड कर लो। और जिस पॉइंट पर ये मिले, कहाँ पर, जहाँ ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, इसको आपको एवरेज, क्योंकि आपको प्रोपोर्शन बताना है। प्रोपोर्शन किसका, सी अपॉन वाई का। किसका प्रोपोर्शन बताना है, सी अपॉन वाई का। तो सी अपॉन वाई बताने के लिए आपको 2 चीज़ें लेनी पड़ेगी। एक तो इनकम लेनी पड़ेगी जो कि वाई को डिनोट करती है, एक सी लेना पड़ेगा जो कि कंजम्पशन को डिनोट करता है। तो एपीसी मतलब सी, सी का पोर्शन। सी का पोर्शन कौन सा वाला है, ये वाला ओ एन, ये जो पोर्शन में कर्व कर रही हूँ ये सी का पोर्शन है। और ओ वाई, ये जो ये वाला पोर्शन है ये ओ वाई, ये किसका पोर्शन है, हमारा इनकम का। देखो ये इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है या नीचे, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंजम्पशन को। तो हमने एपीसी को ऐसे शो कर दिया, बिल्कुल आपको ऐसे रफली प्लॉट करके आना है, ठीक है। अब इसको समझा देना है कि भैया हमने क्या करा है, यहाँ पर देखा है कि हमारा अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पर कितना आ रहा है। जैसे 100 अपॉन 120 है, सी अपॉन वाई अपने को करना है, तो 120 अपॉन 100 हमने करा। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, अगर ऊपर वाला ज़्यादा है और हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर कम है तो 1.2 आ गया, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे कंजम्पशन का लेवल ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर वाली डिजिट ज़्यादा है। ये भी बोल रहा है कि भाई जितनी इनकम 1 पे हो गई है, ये हमें बता रहा है कि हाँ सेविंग की गुंजाइश बन रही है, क्योंकि व्यक्ति कमा ज़्यादा रहा है और खर्चा कम कर रहा है। यहाँ पर भी कमा ज़्यादा रहा है और खर्चा कम कर रहा है, तो ये लेस देन 1 आ रहा है। लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब हमें ज़्यादा सेविंग्स हो रही है, ध्यान रखना। ये बुक में लिखा हुआ नहीं है, आप कहीं लिख लो। लेस देन 1 अगर आ रहा है तो व्यक्ति की सेविंग की गुंजाइश बढ़ती जा रही है। एपीसी के पॉइंट है, एपीसी ग्रेटर देन 1 है, तो आपको समझ जाना है भैया अगर 1 से ज़्यादा है मतलब कहीं ना कहीं हम कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं। अगर एपीसी 1 है तो दोनों बराबर है, लेस देन 1 है तो सेविंग्स की गुंजाइश है। एपीसी फॉल्स विद द इंक्रीज ऑन इनकम, जैसे जैसे हमारी इनकम जाएगी तो हमारा एवरेज कम होता जाएगा, क्योंकि उसका रीज़न हमने पढ़ रखा है कि हम उस प्रपोर्शन में इनकम को खर्च नहीं करते हैं
कंजम्पशन पर जितना हम कमाते हैं। जैसे हमने 100 रुपये कमाए तो हमने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली। अब हम 1000 रुपये कमा रहे तो हमने और चीज़ें खरीद ली। पर अगर हम 1 करोड़ रुपये कमा रहे तो हम घर की सारी चीज़ें ले आए। तो अब 5 करोड़ जब कमाएंगे तो हम कुछ भी नहीं लाएंगे, बस बेसिक चीज़ें ही लाएंगे, क्योंकि हमने 5 करोड़ लाकर घर में लगभग सारी चीज़ें खरीद कर रख दी है। तो एपीसी का एवरेज घटता जाएगा। एपीसी कैन नेवर बी जीरो। एपीसी कभी जीरो हो ही नहीं सकता, आपको बताया ऑटोनोमस कंजम्पशन के कारण, क्योंकि जीरो लेवल पर भी व्यक्ति कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है। एमपीसी जो है वो बहुत ईजी है, जो हमारी इनकम थी उस पर कंजम्पशन जो है वो डिपेंड कर रहा था, इसलिए इनकम को नीचे लिया था। इन दोनों का आप डिफरेंस ले लो, जिसको डेल्टा से बताऊंगा, है ना। तो ये हो जाएगा, जैसे व्यक्ति पहले देखो यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है कि 110 हो गई उसकी इनकम, 70 था एक्सपेंडिचर उसका और अभी 110 है। इनकम नीचे आएगी, वाई को देख लो यहाँ पर फटाफट से 100 200, तो 200 माइनस 100 कर दिया, इधर कंजम्पशन का डिफरेंस ले लिया, तो ये हमारा निकल गया एमपीसी। एमपीसी जो है वो हमारा हमेशा ये बताता है कि चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, मतलब ये डिफरेंस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमेशा डिफरेंस को बताएगा कि अच्छा इतनी इनकम बढ़ी तो आपका कंजम्पशन इतना इतना बढ़ गया, मतलब इनकम के इतना बढ़ने से कंजम्पशन कितना बढ़ा, उसका जो प्रपोर्शन है उसे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। ये देखो, ये आपके सामने एमपीसी पूरा हो गया। अब एमपीसी जो है उसका ग्राफ देखते हैं भाई। ऑब्वियसली हमको इसमें 2 स्केल्स लेने पड़ेंगे क्योंकि हमें चेंज बताना है। तो इनकम बढ़ी, वाई से Y2 पे शिफ्ट हो गई, कंजम्पशन जो था वो M से N पे शिफ्ट हो गया। तो ये वाला जो प्रपोर्शन है और ये वाला जो प्रपोर्शन है उसी को हमें शो करना है, ठीक है। तो Y1 Y2 जो बता रहा है वो डेल्टा Y बता रहा है, और M और N ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा ये बता रहा है। तो हम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई करेंगे तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकलना तय है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमपीसी वेराइज बिटवीन 0 एंड 1। एमपीसी 0 और 1 के बीच में रहेगा क्योंकि एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, तो 0 होगी। अगर हमने जितना जितना कमाया है सारा का सारा कंज्यूम कर दिया तो सेविंग 0 हो जाएगी, डेल्टा एस जो है वो 0 हो जाएगा। तो एमपीसी 1 हो जाएगा, क्योंकि एमपीसी क्या मतलब क्या है, एमपीसी का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अगर आप पूरा ही कंज्यूम कर दोगे तो सेविंग 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर तो एमपीसी यहाँ पर हमेशा 1 होगा। इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम डेल्टा एस इक्वल्स टू 0 देन एमपीसी इक्वल्स टू 1। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। हाउ एवर एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, तो फिर आपका कंजम्पशन 0 हो जाएगा, है ना। अगर आपने पूरी की पूरी सेव कर ली तो आप कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि आप कुछ कंज्यूम ही नहीं कर रहे हो, है ना। और अगर आप कुछ सेव नहीं कर रहे हो, उतने ही प्रपोर्शन में कंज्यूम कर रहे हो जितनी इनकम है, तो फिर सेविंग 0 हो गई, तो ये 1 हो रहा है। देखो एमपीसी का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने अभी, मैं आपको एक बार बता देती हूँ एग्जाम्पल से। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, है ना। अब व्यक्ति ने 100 रुपये कमाए और 100 रुपये कंज्यूम कर दिए, तो आप बताओ आंसर क्या है 1। इसका मतलब उसकी सेविंग 0 हो गई। जब सेविंग 0 होगी तभी एमपीसी 1 आएगा, क्योंकि आपने पूरी इनकम का पार्ट कंज्यूम कर दिया। पर अगर आप कंज्यूम 0 करते हो, समझ में आ रही बात, आप कंज्यूम 0 करते हो और इनकम बढ़ा देते हो, है ना। आपने इनकम बढ़ा दी पर आप कंज्यूम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब साफ तौर पर बात है कि इसको आप जब डिवाइड करोगे तो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 आ जाएगा, क्योंकि 0/100 का रिजल्ट है। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि कंज्यूम आपने क्या करा है, कुछ भी नहीं करा है, तो आप सेव कर रहे हो पूरा पैसा। ये देखो 100 रुपये कमाए, कंजम्पशन 0 है, मतलब ये पूरी इनकम कम गई, ये सेविंग में चली गई। लेकिन कंजम्पशन 0 है तो सेविंग बढ़ गई, तो कंजम्पशन यहाँ पर डेल्टा सी 0 है तो एमपीसी 0 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में लगाओगे तो वैल्यू 0। एमपीसी इज पुअर एंड मोर देन ऑफ रीच। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पुअर और मोर रीच का जब कंपैरिजन करें तो पुअर में ज़्यादा होती है। बताओ क्यों भाई। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्या कॉन्सेप्ट है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। मतलब इनकम बढ़ने पर, जैसे 100 से 200 की इनकम हुई तो व्यक्ति का कंजम्पशन 80 से लेकर वो 90 हो गया, राइट। तो ये जो है प्रपोर्शन, इसी को हम एमपीसी बोलते हैं। अब गरीब लोगों के पास ज़्यादा एमपीसी होगा,
क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उनको और चीज़ें खरीदने की इच्छा होगी। जैसे अंबानी, अब उनकी तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एकदम नॉर्मलाइज हो चुकी है, अब उनने इतना सारा चीज़ें को कंज्यूम कर लिया है, तो अब उनको लगने लगा है कि यार आप काय पे खर्चा करें, अब पैसा तो आ रहा है, खर्चा काय पे करें, सब कुछ तो हो गया हमारे पास में। तो इसलिए गरीब लोगों में एमपीसी ज़्यादा होता है रादर देन रिच पर्सन। एमपीसी फॉल्स विथ सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, एमपीसी हमेशा गिरता रहता है इनकम बढ़ने पर। उसका रीज़न हमने पहले ही बता दिया कि जितनी इनकम बढ़ती है तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम कंजम्पशन उतना नहीं करते हैं, पर हम क्या करते हैं, सेव ज़्यादा करने लग जाती है, हमारी टेंडेंसी होती है। इसलिए इनकी इंक्रीज इन इनकम के साथ हमारा कंजम्पशन कम हो रहा है और सेविंग्स बढ़ रही है, तो एमपीसी फॉल होने लगेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, हमेशा की तरह आपको पता है कि कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसा होगा, रेशियो बिटवीन डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई, इट इज ऑल्सो नोन एज एमपीसी स्लोप, ऑलवेज पॉजिटिव ड्यू टू पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर एपीसी और एमपीसी का डिफरेंस है वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अपन ने बहुत अच्छे से डील कर लिया है। यहाँ पर हमारा एक और कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। हमको पूरा कॉन्सेंट्रेशन सेविंग पे करना है। इनकम के बढ़ने के साथ साथ हमारी मेंटेलिटी कितना सेव करने की होती है, वो होता है सेविंग फंक्शन, राइट। अब यहाँ पर देखो, सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव शोज द सेविंग ऑफ हाउस होल्ड at a given level of income during the given level of period. Alternatively, the propensity to save shows the different level of savings at a different level of income. ठीक है, मतलब सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव आपको बताता है कि हाउस होल्ड गिवन लेवल ऑफ इनकम पर कितना खर्च करने की इच्छा रखता है। जैसे वो 100 रुपये हुए थे तो 40 रुपये खर्च करने की इच्छा रख रहा था, तो सेविंग कितनी कर रहा था भाई, माइनस में चली गई थी। तो सेविंग फंक्शन किसका स्क्यूडल बताता है, इनकम और सेविंग के बीच का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये सेविंग, ये सेविंग, ये आपको पूरा बताते जाएगा। आप जब ये सेविंग का प्रोपेंसिटी टू सेव वाला पॉइंट जब करोगे तो आपको सेविंग का ग्राफ खींचना है। मैंने आपको बताया था सेविंग नेगेटिव से शुरू होगी, क्योंकि जीरो लेवल इनकम पर भी व्यक्ति कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा है, और वही ऑटोनोमस कंजम्पशन इस बात का रीजन बन रहा है कि आपकी सेविंग्स जो है वो डिससेविंग्स में कन्वर्ट हो गई। तो देखो, आपको ग्राफ हमेशा जीरो के नीचे से स्टार्ट करना है, यहाँ से। यहाँ आपका कौन सा पॉइंट है, माइनस का 40 वाला पॉइंट है। ठीक है, माइनस का 40 वाला पॉइंट है। तो यहाँ से आपको इसको स्टार्ट करना है, ये जीरो लेवल ऑफ इनकम हो गई। ये वाला पॉइंट जो है वो डिस सेविंग्स को बताएगा ऑब्वियसली, है ना, ये डिस सेविंग्स को शो करेगा। और जैसे ही आप इसके ऊपर पहुंच जाओगे तो धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ने से आपका सेविंग का ग्राफ जो है वो पॉजिटिव अपवर्ड रिलेशनशिप बताने लगेगा। ठीक है, इनकम के बढ़ने के साथ साथ। इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ सेविंग स्केड्यूल एंड सेविंग कर्व। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व एसेस, हाँ पता है भाई। फिर स्लोप ऑफ सेविंग कर्व हमेशा पता है पॉजिटिव स्लोप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पर इनकम जो है कंजम्पशन के बराबर हो जाए तो सेविंग्स जीरो हो जाएगी। पॉजिटिव सेविंग्स जब होती है जब इनकम बढ़ती है ब्रेक इवन के बाद में। अब टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, फिर से एपीएस और एमपीएस, देखो इसको भी नहीं रटना है। व्यक्ति की इनकम पर उसकी सेविंग डिपेंड करती है। सेविंग किस पे डिपेंड करी, इनकम पर, इसलिए इनकम नीचे सेविंग्स ऊपर, राइट। फिर उसके बाद जितनी इनकम बढ़ेगी व्यक्ति की सेविंग्स भी बढ़ेगी, है ना। पहले नेगेटिव रहेगी क्योंकि उसको कुछ ना कुछ सेव करना है, कंज्यूम करना है, तो उसके कारण सेविंग्स जो है वो डिस सेविंग्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हमको 2 पॉइंट्स दिखाने हैं इनको। एक ये वाला, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, तो हमें 2 ही पॉइंट्स बताने हैं। एक तो हमारा पॉइंट हो गया ये वाला इनकम का, है ना, और ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, सेविंग का। तो ओ आर हमें सेविंग की तरफ लिखना है और यहाँ पर OY1 हमें इनकम की तरफ लिखना है, और आपको ये ग्राफ बनाकर आ जाना है। ठीक है, यह ग्राफ आपको कोई भी एक पॉइंट है ना, वहाँ इसको इससे मिला देना, इस कर्व से एक पॉइंट यहाँ से लेकर इसको मिला देना, और ये ग्राफ आपको बनाना है रफली, बिना किसी पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पर पॉइंट आउट किए बिना। अब एपीएस 0 के नेवर बी 1 और मोर देन 1, एपीएस के नेवर बी 1 और मोर देन 1, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई सेविंग्स के नेवर बी इक्वल टू और मोर देन नेशनल इनकम। समझ में आ रही बात, ये कभी नेशनल इनकम से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, इसलिए एपीएस जो है वो कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। सोचो
कि जितना हमने इनकम कमाया है हम पूरा सेव कर लेंगे क्या? पूरा सेव कर लेंगे क्या? नहीं। जो हमारी इनकम है, जो हमारा वाय है, वो हम पूरा सेव कर लेंगे क्या? नहीं, कुछ ना कुछ कंज्यूम तो खाना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? फिर एपीएस जीरो इज सेविंग्स आर जीरो, है ना? हाँ, सेविंग्स जीरो हो सकती है। सेविंग्स कैसी हो सकती है? जीरो हो सकती है। पर जितना आप कमा रहे हो उतना पूरा का पूरा सेव कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। एपीएस कैन बी एग्रीगेट और लेस देन वन। एपीएस लेस देन वन हो सकता है भाई, ये बात तो समझ में आती है कि वन से कम होगा, पर वन और मोर देन वन कभी भी नहीं होगा। ये पॉइंट आपको सबसे ज्यादा स्टार पॉइंट दे दो उसको, कि एपीएस जो है वो सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू और मोर देन द नेशनल इनकम। जितना हम कमा रहे हैं उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते और ना ही उतना कर सकते, क्योंकि हमको बेसिक नीड को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए सेविंग्स जो है वो कभी भी वन या मोर देन वन नहीं होगी, ये स्टार पॉइंट था। एमपीएस अगेन, हमारी इनकम के चेंज होने पर हमारी सेविंग्स में कितना चेंज आता है, उस पर्टिकुलर रेशो या प्रपोर्शन को हम एमपीएस बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एमपीएस का प्रपोर्शन आप लोग चेक कर लो, ये रहा आपका एमपीएस का प्रपोर्शन। आपको निकाल के आ जाना जीरो अगेन 40 और 20, जिस सेविंग्स वाला हमारा आ गया, चेंज इन सेविंग निकाल लेना, चेंज इन इनकम निकाल लेना। ये आपको पता है कैसे निकालना है, जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो चेंज इन सेविंग्स और चेंज इन सेविंग पे आपका ये आ गया, और यहाँ पे भी डैश आ गया, क्योंकि इसको डिवाइड करने पर इनफाइनाइट आता है माइनस से। फिर यहाँ पर देखो ये 100 है, यहाँ पर 20, और चेंज के लिए आपको कितना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस, तो वो आपका आ गया है चेंज इन सेविंग करोड़ में 20। ठीक है। अब 2020 का चेंज आप यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है। पहले आपका -40 था, फिर आपका थोड़ी सी कम सेविंग्स हुई है, क्योंकि आपकी इनकम जो है वो पहले 0 थी, तो आप -40 सेविंग कर रहे थे। इनकम के बढ़ने पर यहाँ पर इनकम कितनी होगी, 0 से 100 हो गई, तो हमने कंजम्पशन बढ़ा दिया था। कंजम्पशन बढ़ा दिया था तो हमारी जो सेविंग्स थी वो डिस सेविंग में कन्वर्ट होकर -20 हो गई थी। याद है ना पुराना ग्राफ? अब इसका प्रोपोर्शन आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है। इसको आपको रिप्रेजेंट करना, ऑब्वियसली आपको मार्जिनल बताना है, तो 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे इनकम पर, एक y1 और एक y12, और इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है। और इसी को आपको डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई से डिनोट करना पड़ेगा। स्लोप ऑफ सेविंग का आपको पता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप एडिशनल इनकम होगी, तो हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा बिटवीन सेविंग एंड इनकम। एमपीएस इज कांस्टेंट, ड्यू टू कांस्टेंट एमपीएस सेविंग कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना? हमेशा स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, क्योंकि कांस्टेंट हम सेविंग्स कर रहे हैं, डिफरेंस हमने इक्वल लिए, इसलिए स्ट्रेट लाइन जाएगा। वो डिफरेंसेस हमने सेविंग से इक्वल लिया। अब ये डिफरेंस है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर आती है बेटा एक बात, रिलेशनशिप बिटवीन एपीएस एंड एपीएस, एपीसी एंड एपीएस। कंजम्पशन और सेविंग दो ही तो चीजें होती है ना? और उसी को मिलाकर हमारी इनकम बनती है, हमने पढ़ा था C+S अप्रोच में। और एडी में क्या पढ़ा था हमने, C+I, और C+S को हमने नेशनल इनकम Y से डिनोट करा था, NNPFC। याद है ना आपको सब कुछ? अब अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, जितना आप कंज्यूम कर रहे हो और जितना आप सेव कर रहे हो, तो आपको पता है कि हमेशा आंसर 1 में आएगा। भाई अगर आप 40 कंज्यूम कर रहे हो और आप 60 जो है वो सेव कर रहे हो, तो 1। अगर आप 60 कंज्यूम कर रहे हो और 40 सेव कर रहे हो, तो भी 1। मतलब भाई 1 के अंदर से सब कुछ करोगे ना, क्योंकि टोटल तो आपके पास 1 है, और उसमें से कुछ प्रोपोर्शन आप कंज्यूम करोगे और कुछ सेव करोगे। 5/y इक्वल्स टू 1, C+y1, S+y1, तो एपीएस बन गया भैया। ये तो समझ में आ रही है बात? क्योंकि हमने सबको y से इक्वली डिवाइड कर लिया। देखो y इक्वल्स टू C+S, सबको इक्वली y से डिवाइड कर लिया, तो y का 1 आ गया। C और y को हमको पता है कि हम एपीसी बोलते हैं, और S और y को हम एपीएस। एस का हो गया अपना एलॉबरेशन, कि हमने इसको कैसे डेरिवेट किया है। ठीक है भाई। अब ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, और ये इसका टिपिकल एनालिसिस है। रिलेशनशिप एमपीसी और एमपीएस के बीच में क्या होती है? एमपीसी और एमपीएस की बात चल रही है, तो अगेन हम डेल्टा 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 से डिवाइड कर दो, फिर से हम ये डेरिवेशन देखेंगे, तो ये एमपीएस आ गया, क्योंकि देखो y को y से डिवाइड करा 1, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई मतलब एमपीसी होता है, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई एमपीएस होता है। फिर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 1। ये जो आपको फॉर्मूले है वो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद देंगे। ठीक है।
अब हमारे सामने सारी टर्म्स है, हमने सारा एक ही टेबल में निकाल के देख लिया कि भैया हम एक टेबल बना के देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इन सबको एक कंपेरेटिव चार्ट में देख लिया। अब हमारा टॉपिक होता है इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, राइट। टेक अ डीप ब्रीथ, 2 मिनट गहरी सांस लीजिए और अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखो बहुत ईजी है। इवन वेन इनकम वाई इज जीरो देर इज मिनिमम कंजम्पशन। बोलो इसको क्या बोलते हैं बेटा, सी बार, है ना। वेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस, पर फिर से वही बात, जितनी इनकम इंक्रीज होती है उस प्रपोर्शन कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होता है, ये मैंने आपको बताया था ना। तो द टर्म एमपीसी शोज हाउ द कंजम्पशन एक्सपेक्टेड चेंज विद द चेंज इन इनकम। हमने पढ़ा था ना कि कितना चेंज कंजम्पशन में होगा तो कितना इनकम में होगा, तो हमने इसको क्या पढ़ा था, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, राइट। दिस पोर्शन को हमने इसको क्या आंसर दिया था कि हम इसको बोलेंगे भाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। तो एमपीसी को यहाँ पर बी से डिनोट करा है, देखो बी इक्वल्स टू एमपीसी। ये जो बी है ना ये एमपीसी है। एक वो वाली कंजम्पशन जो कि इनकम पर डिपेंड करती है, एक वो वाली कंजम्पशन जो इनकम के चेंज होने के साथ चेंज होती है, और एक वो वाला कंजम्पशन जो कि भैया इनकम हो या नहीं हो हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको खाना तो खाना है भैया, हमको जिंदा रहना है, हमको दुनिया बहुत अच्छी लगती है। अब अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन को इनकम के बढ़ने वाले कंजम्पशन के साथ ऐड कर दिया जाए, सी बार को अगर एमपीसी के साथ ऐड कर दिया जाए तो टोटल कंजम्पशन पता पड़ जाएगा, यस और नो। तो बस यही तो हम सीख रहे थे। तो इसको कंजम्पशन इक्वेशन का नाम दे दिया, पता नहीं क्यों उसका बहुत हवा क्रिएट कर रखा है, बहुत टफ है बहुत। अरे भाई एक तो हम जो बेसिक खाना खाते हैं वो सी बार, और एक जो इनकम के बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ता है वो, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल कंजम्पशन आ जाएगा, ठीक है। ऑटोनोमस कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड नहीं करता, अच्छा हुआ बता दिया। इंड्यूस कंजम्पशन वो होता है जो कि इनकम के चेंज होने के साथ साथ चेंज होता है, ठीक है भाई। द इनकम इक्वेशन रिलेटेड, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इंड्यूस कंजम्पशन क्या होता है, जो इनकम के बढ़ने के साथ चेंज होता है। आप ये चीज़ ध्यान रख लेना। कंजम्पशन इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देना, जो आंसर आएगा वो आपका टोटल कंजम्पशन को शो करेगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन है। एस इक्वल्स टू वाई माइनस सी होता है, मतलब 100 रुपये कमाए उसमें से 40 रुपये खर्च कर दिए, मतलब 60 रुपये बचा लिए, तो वो हमारी सेविंग्स आ गई। कंजम्पशन का सी बार और ये होता है, तो हमने क्या करा इसमें कि एस ले लिया, वाई ले लिया, और जो सी की वैल्यू थी ना वो इस सी की वैल्यू से इसको ऑल्टरनेटिवली पुट कर दी, मतलब यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दी। समझे आप बात को। देखो हमने क्या करा, एस इक्वल्स टू वाई तो वही का वही लिया, लेकिन सी हमारे लिए ये वैल्यू रखता है तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया इक्वेशन में, ठीक है। फिर सेविंग इक्वल्स टू माइनस सी को हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 1 माइनस बी वाई, 1 माइनस बी वाई बचा है, तो ये हमारी एक नई सेविंग की इक्वेशन तैयार हो गई। कंजम्पशन इक्वेशन से सेविंग इक्वेशन का डेरिवेशन है, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि आपने एस इक्वल्स टू वाई माइनस सी लिया, और सी की जो वैल्यू थी ना वो आपने यहाँ पे पुट कर दी सी बार प्लस बी वाई। बी आपको पता है कि एमपीसी होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने और वाई ऐसे ही रहने दिया, तो ये आपकी एक नई इक्वेशन बन गई। फिर आपने कॉमन ले लिया इसको बाहर, माइनस सी बार को, तो अंदर बचा 1 माइनस बी वाई, है ना, क्योंकि माइनस का बाहर गया तो अंदर का साइन चेंज हो गया, तो आपका इक्वेशन फाइनली ये बचा है, ठीक है। सी बार हो गया और 1 माइनस बी हो गया, ये देखो 1 माइनस बी, 1 माइनस बी मतलब 1 माइनस एम पी सी, और 1 माइनस एम पी सी किसको बोलते हैं, चलो जल्दी से बताओ, एम पी एस को। तो यहाँ पर 1 माइनस एम पी सी हुआ है, इसका मतलब कि हमारा यहाँ पर हो गया ये एम पी एस की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, एम पी एस की वैल्यू, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन था जो आपको ध्यान में रखकर जाना है। फिर ये डेरिवेशन का ग्राफ है जो आपको दोनों ग्राफ को ऐसे मिलाकर और बनाकर आ जाना है, कुछ नहीं। ऊपर वाला ग्राफ भी हमने बना रखा है बहुत बार, सेविंग ग्राफ भी बना रखा है, ऊपर कंजम्पशन का ग्राफ है, नीचे सेविंग का ग्राफ है, दोनों के एक के ऊपर नीचे एक बना देना, और यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचना इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट तक, और उसको डेरिवेशन का नाम दे देना। मैं फिर से आपको समझा दूँ, सी का ग्राफ कभी भी जीरो से शुरू मत करना, वाई का ग्राफ 90 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट करता है 45 पे, और एस का ग्राफ हमेशा नेगेटिव से जाता है,
और ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल असेट्स। इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? जब कोई कैपिटल असेट्स खरीदते हैं, अकाउंट्स में कार खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। वही सब चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व एडिशन टू फिजिकल कैपिटल and change in inventory. It includes the expenditure incurred on assets like machine, building, equipment, raw material, etc., which lead to increase in productive capacity of an economy. The investment expenditure is classified under the two heads, induced और autonomous. Induced investment किसको बोलेंगे? आप लोगों को पता है, जो कि प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन में किया जाता है। इंड्यूस होते हैं हमें प्रॉफिट कमाना है। डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवल ऑफ इनकम। जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट इनकम पर डिपेंड कर रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट इनकम पर डिपेंड कर रहा है, तो उसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बोला जाएगा, क्योंकि हमारा जो लेवल ऑफ इनकम है वो पर्टिकुलरली हमारा डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम पर डिपेंड कर रहा है बेटा, ठीक है। तो उसको इंड्यूस बोला जाएगा। उसके बाद ये भी याद रखना, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन भी किया जाता है। मतलब हमारे इसमें कोई दान धर्म की इच्छा नहीं भैया, हम तो इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट, हम इंड्यूस इसलिए हो रहे हैं कि हम प्रॉफिट कमाएं। इंड्यूस मतलब हम प्रभावित हो रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट से, अच्छा इतना प्रॉफिट मिलेगा। जैसे मेरे एक स्टूडेंट ने आज सुबह एग्जाम्पल दिया था कि मैडम अगर कोल माइंस का बिजनेस करते हो तो आप 30 लाख पर ईयर से भी ज़्यादा अर्न कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट इंड्यूस कर रहा है उसको कि वो इसमें इन्वेस्ट करे और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कभी भी इनकम पर डिपेंड नहीं करता है, पढ़ा है हमने। एक्स एक्सिस के हमेशा पैरेलल होता है, याद करो 20-20-20-20-20 एडीएस अप्रोच में हमने पढ़ा था, ठीक है। इंड्यूस और इसका डिफरेंस देख लेना। अब एक्स एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स, ठीक है। एक्स एंटे वेरिएबल इज द प्लान्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेयर इज एक्स पोस्ट वेरिएबल इज द एक्चुअल और रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। कुछ समझ में नहीं आया मैम, देखो इतनी सी लाइन याद रख लो। एक्स एंटे वेरिएबल इज प्लान्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू, प्लान्ड एक्स एंटे प्लान्ड, और एक्स पोस्ट मतलब वेरिएबल इज द एक्चुअल और रियलाइज्ड, जो एक्चुअल में हमें मिला है। भाई हम जो सोचते हैं, सोचते तो हम ये कि ताजमहल हमारा हो जाए, तो वो एक्स एंटे है। और एक्स पोस्ट है ना, हमने एक्स एंटे प्लानिंग की थी, क्या प्लानिंग की थी? कि ताजमहल हमारा हो जाए, है ना। और एक्स पोस्ट हकीकत में क्या हुआ? ताजमहल तो छोड़ो, हम छोटी सी 100 फीट की एक दुकान भी नहीं खरीद पाए। तो ये हमारा एक्चुअल और रियलाइज्ड वैल्यू वेरिएबल को शो करता है। एक्स एंटे सेविंग्स और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्सपोस्ट सेविंग इन एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटे सेविंग्स इन एक्स एंटे सेविंग्स रेफर्स टू अमाउंट ऑफ सेविंग विच हाउस होल्ड्स और सर्वर्स प्लान टू सेव। हम चाहते हैं भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा बचाए, बुढ़ापा अच्छे से निकलना चाहिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है, कोई सुंदर सी चीज़ दिखी, कोई अच्छी कार दिखी, खरीद ली, सारी सेविंग्स खत्म, ठीक है। तो एक्सपोस्ट वो हो गया, एक वो हो गया। अब एक सेंटे आपको समझ में आया कि आपने प्लानिंग करी, एक सेंटे के बाद में एक्सपोस्ट हो गया कि भाई एक्चुअली में आपको तारे जमीन पर दिख गए। तो एक सेंटे कैन बी इंटेंडेड, प्लांट, वॉलेंटरी, डिजायर्ड, ये सबको बताएगा, है ना। और एक्चुअल रियलाइजेशन आपका कुछ और बताएगा। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट आपके इक्वल हो जाते हैं तो ऑब्वियस का इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। एक्सपोस्ट सेविंग रेफर्स टू एक्चुअल सेविंग, भाई आप कितनी कर पाए, सोचा तो बहुत कुछ था, क्या कुछ सेव करा? नहीं मैडम, साल भर में घूम फिर के सब उड़ा दिया। आजकल वैसे भी हमारे यहाँ कंजम्पशन अप्रोच चल रही है इंडिया में, जो भी कमाओ पूरा का पूरा उड़ा दो। छोटा सा टॉपिक, लास्ट टॉपिक, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट refers to a situation to which all those people who are willing and able to work at existing wages rate get work without any undue difficulty, है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहाँ जो लोग काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक भी है, इस बात पे ध्यान देना, चाहते भी और लायक भी है ना। विलिंग एंड एबल टू डू द वर्क एंड एग्जिस्टिंग वेज रेट गेट वर्क विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी। क्या इंडिया में कभी ऐसा सीन देखने को मिला है अभी तक? नहीं। जनरली देम फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स देर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट। ये सिचुएशन थोड़ी सी अजीब लग रही है इसलिए फिक्टिशियस बोल सकते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जितना हमारे पास काम हो उतने लोगों को बिजनेस मिल जाए। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है भाई, फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट स्टैंड फॉर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, है ना।
तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसे बोलेंगे? इट रिफर्स टू टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड वेर इन वर्कर लेवल वन जॉब टू अनदर जॉब, है ना। टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, एक काम से दूसरे काम के बीच में जाने के पहले फालतू बैठे हैं, जैसे कि ड्यू टू लेबर मार्केट इम्परफेक्शन ऑफ सच लेक ऑफ, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, एक जॉब छोड़ दी उसके बीच में जब दूसरी जॉब मिल रही है उसके बीच का जो ड्यूरेशन है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को आता है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीन, नेशनलाइजेशन इन प्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ काम की बात क्या है, आपको ध्यान रखना है कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट किस किस चीज़ों से होता है। एक तो लेबर मार्केट में इनपरफेक्शन है, मतलब आपको पता ही नहीं पड़ रहा है कि भाई कहाँ पर जॉब है। लेक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन है, अनअवेबिलिटी ऑफ जॉब है, लेक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी है ना वर्कर्स की, मतलब वो वहाँ पर तो है पर वो यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीन, नेशनलाइजेशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ब्रेक डाउन ऑफ प्लांट। थोड़े समय के लिए हम फालतू बैठे, हालांकि हम कल तक तो रोजगार पे थे, उसको फ्रिक्शनल बोलेंगे। स्ट्रक्चरल, it refers to unemployment in which people remains to unemployed due to mismatch between unemployed person and the demand for a specific type of worker, है ना। अनएम्प्लॉयड मिसमैच हो रहा है, अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड डिमांड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर। अनएम्प्लॉयड तो है पर हमें जिस टाइप के वर्कर चाहिए ना वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू कंप्यूटराइजेशन वर्कर हु डू नॉट पजेस इनफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। एआई आ गया है तो एआई का नॉलेज नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट तो है पर हमको ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिन्होंने एआई का भी नॉलेज हो, तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट refers to unemployment in which all these people who are willing and able to work at the existing wage rate do not get the work, मतलब उन्हें काम नहीं मिल रहा है। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है ना। वो आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, एग्जिस्टिंग वेज रेट पर तैयार भी थे, एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होता है भाई हम काम करना चाहते हैं, हम केपेबल भी है और हमें काम नहीं मिल रहा है, तो वो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। हमारी इच्छा है उसके बावजूद नहीं मिल रहा। वॉलेंटरी कौन सा होता है कि भाई सिचुएशन में ना पर्सन अनएम्प्लॉयड बिकॉज इज नॉट विलिंग टू वर्क, यार पड़े हुए हैं घर पे ही खाना मिल जाए, भगवान कोई आके दे दे, बस एक कमरा हो, एक वाईफाई का कनेक्शन हो, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दे, मम्मी खाना दे दे, सब दे दे, भाई काम नहीं करना पड़े, ये हो गया वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब आपका ये चैप्टर खत्म। आई होप इस चैप्टर से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप 12th के इको के पेपर में बहुत अच्छे से अपना पेपर लिख पाएंगे। चैप्टर इम्पोर्टेंट है, एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाना। ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू।